Yeah, good evening, students. So, in our management science, the unit one, let me discuss the topics that are there in the unit one. The topics are like the nature of management science, meaning and scope, decision making, then linear programming problems, meaning of linear programming, general mathematical formulations of LPP, feasible and optimal solutions, graphical analysis, simplex methods, advantages and limitations of LPP, and case study. This is the top. These are the topics in Unit One. Yesterday we discussed few things, like we discussed in yesterday's session. We discussed the nature of management science. Okay, then meaning and scope also we discussed, then decision making, and apart from that few other things we also discussed yesterday. Today we will be discussing the topic of topics related to linear programming. ओके, देखिए कुछ ऐसा चीज है कि ये लिनियर प्रोग्रामिंग जो है ना, बेसिकली ये मैनेजमेंट में पढ़ाई होता है, लेकिन ये मैथमेटिकल पोर्शन है, साथ ही साथ इंजीनियरिंग में, ऑपरेशन रिसर्च में, ऑपरेशन रिलेटेड सब्जेक्ट का पार्ट है ये, लेकिन मैनेजमेंट स्टूडेंट को पढ़ना है या और लोगों को भी पढ़ना होता है। ये इसीलिए पढ़ना होता है कि आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि ऑप्टिमम उसका यूज कैसे किया जाए। उसके लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करने के बाद आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाता है कि ऑप्टिमम तरीके से कैसे, चाहे रिसोर्स हो, मटेरियल हो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी भी चीज को हम ऑप्टिमम तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, तो यही इसमें बताता है। लेट अस सी लीनियर प्रोग्रामिंग. Linear programming is a mathematical method for optimizing a linear objective function subject to linear equality and inequality constants. It is widely used in various fields such as economics, engineering, operations research, and business management to find the best outcome in a mathematical model with limited resources. एक बात और मैं शुरुआत में ही बताना चाहता हूं कि अगर आपको इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है या परेशानी, इसको पढ़ना तो होगा ही आपको, लेकिन अगर आपको परेशानी या कुछ दिक्कत हो रहा है तो प्लीज इसका थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है ना, या थियोरेटिकल जो भी पार्ट है उसको नहीं छोड़िएगा, उसको जरूर आप 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, भले आपको प्रैक्टिकली समझ में नहीं आए। एग्जाम तो देना है और ये सब्जेक्ट तो है, तो इसलिए कम से कम थ्योरी इसका जान के रखिए, ठीक है। व्हाट दे आर सेइंग दैट लीनियर प्रोग्रामिंग और एलपी, एलपी भी लिखा रह सकता है, तो एलपी मतलब समझना है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग। इट इज बेसिकली अ मैथमेटिकल मेथड फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस सब्जेक्ट टू लीनियर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी कांस्टेंट। देखिए क्या है, कुछ भी जब इक्वेशन, क्या है, एक स्लैक वेरिएबल होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें एक स्लैक वेरिएबल होता है। स्लैक वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स व्हिच आर introduced into linear programming so that the inequalities constants can be replaced by equation. इसमें आपको एक इक्वेशन बनाना होता है, so that is what they are subject to linear equality and inequality constants. तो equality and inequality constants, ठीक है। then it is widely used in various fields. बहुत सारा फील्ड में यूज होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में होता है, इंजीनियरिंग, बेसिकली ये इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट है। लिनियर प्रोग्रामिंग इज रिलेटेड टू engineering, mathematics, all these stuffs. Then engineering, then operation research and business management to find the best outcome. That is what I have said, that how to get the optimum
utilization of anything that you are doing. So, and business management to find the best outcome in a mathematical model with limited resources. आपके पास limited resources है ना, तो ये मैथ्स का एक फॉर्मूला देता है, एक रास्ता बताता है कि इस तरह से जाइएगा आप, तो आप जो है सो एक एक अच्छे से कम लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, यही एक बताता है ये चीज। नाउ हियर आर की कंपोनेंट्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की कंपोनेंट्स थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। तो हियर आर की कंपोनेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा है डिसीजन वेरिएबल्स, तीसरा है कांस्टेंट्स, चौथा है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो की आ सकता है आपको, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो पहला लिखिएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दिस इज the linear equation that needs to be maximized or minimized। तो इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन में कहा जाएगा कि आप इसको equation, there would be some equations and linear equations would be there and you would be asked to maximize it or minimize it. So in this way the questions are asked. Now this is the linear equation that needs to be maximized or minimized. It represents that you want to achieve, what do you want to achieve, maximize profit and minimize cost। ये जो कहा गया ना कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए कहा जाएगा इक्वेशन बना करके, तो मैक्सिमाइज किसको कीजिएगा आप, कॉस्ट को तो डेफिनेटली मैक्सिमाइज नहीं कीजिएगा, और मिनिमाइज किसको कीजिएगा, प्रॉफिट को तो डेफिनेटली आप मिनिमाइज नहीं कीजिएगा। तो क्या है, दो कॉन्सेप्ट है, टू अचीव द गोल ऑफ व्हाट, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आप साक्षी से, सपोज आप जो है सो मानगो से आप जाते हैं कदमा, ठीक है, कदमा रंकनी मंदिर, कदमा रंकनी मंदिर या गणेश पूजा मैदान जो है वहां कहा गया आपको जाने के लिए। सो वहां जाने के लिए 3-4 तरीके हैं, 3-4 रास्ते हैं। तो अभी देखिए, और आपके पास लेकिन गाड़ी में पेट्रोल लिमिटेड है, ये भी जान लीजिए, लिमिटेड पेट्रोल है। तो आप 10 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मान लीजिए, एक ऑप्शन है कि आप मानगो से जा रहे हैं ऐसे वाया जुबली पार्क, जो पुराना कोर्ट है वहां से आप राइट टर्न ले लीजिए, वहां से जा सकते हैं। एक रास्ता है आप किनन स्टेडियम से जा सकते हैं सीधा, वो चले जाएगा धातकीडी। एक तीसरा रास्ता है आप चले जाइए बिष्टुपुर, वहां से जाइए, ठीक है। तो इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि कैसे आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, कम पेट्रोल में आप कैसे पेट्रोल भी बचत कर लें और कैसे आप पहुंच जाएं। देखिए दूसरा है डिसीजन वेरिएबल्स। सेकेंड पॉइंट ऑफ द की कंपोनेंट्स आर, apart from that objective function, there is decision variables. So what are the decision variables? These are the variables that you can control or decide upon the problem। जो प्रॉब्लम है उसको जो सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, सो दीज आर द वेरिएबल्स। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, बहुत सारा वेरिएबल पार्ट्स है उसका, ठीक है, तभी सॉल्व होगा। So these are the variables that you can control or decide upon in the problem। तो जो वेरिएबल्स है ना उसको कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। कंट्रोल कीजिएगा वेरिएबल, जो कॉस्ट है, मान लीजिए कॉस्ट रिलेटेड चीज है, तो उसको कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। दे टिपिकली रिप्रेजेंट क्वांटिटीज ऑफ थिंग्स you can produce or allocate, like units produced, hours worked, etc। तो देखिए आवर्स वर्क, कोई आदमी 8 घंटा में आउटपुट, मान लीजिए 8 घंटे में कोई सपोज 100 यूनिट कोई प्रोडक्ट का बनाता है, और कोई आदमी है जो 8 घंटे में लेट से 80 यूनिट्स बनाता है। तो क्या है, कोई जो है अपना समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है और कोई कम करता है। तो देखिए decision variables, now these are the variables that you can control or decide upon in the problem। they typically represent quantities of things you can produce or allocate, like units produced, hours worked, etc। our next components of the linear programming problems are
कॉन्स्टेंट्स, देखिए हमारे पास ना हमेशा से कॉन्स्टेंट्स रहता है। जब आप बिजनेस करते हैं ना तो आपको ये होना चाहिए कि कम से कम कॉस्ट में, आजकल हर जगह देखिएगा कॉस्ट कटिंग होता है, कम से कम एम्प्लॉय में ज्यादा से ज्यादा काम निकालना, कम से कम प्रोसेस में वेस्टेज कम हो, वैसा करना। तो कांस्टेंट चीज को आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब उसका जरूरत है, जरूरत नहीं है तो बेवजह उसका इस्तेमाल मत कीजिए, और कम से कम चीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाइए, तभी तो प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन का। सो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंट्स। सो दीज आर द लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस। कॉन्स्टेंट्स का मतलब ही हुआ लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डिसीजन वेरिएबल्स। नाउ कॉन्स्टेंट्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज लीनियर इक्वेशंस। जो कॉन्स्टेंट्स है, जो डिफिकल्टीज है, जो लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस है और रेस्ट्रिक्शंस है, उसको कैसे दिखाया जाता है, इक्वेशन में दिखाया जाता है, मान लीनियर इक्वेशन में। और inequalities that restrict the values the decision variables can take. They often represent limits on resources like labor hours, raw materials, etc. देखिए इतना रॉ मटेरियल्स में इतना प्रोड्यूस करना है, इतना कम से कम वेस्टेज होना है, इतना लेबर आवर लगाना है, या कितना लेबर आवर लगाना है कि हमारा जो प्रोडक्शन है एक पर्टिकुलर डिमांड का आया है तो उसको मीट करना है, उसको डिमांड को फुलफिल करना है। तो ये डिसीजन, अगर कम लेबर आवर है तो उसी को कैसे डबल करके ओवर टाइम करा के निकाल लेना है, तो ये सब चीज आपको देखना होगा। Then these are the limitations or restrictions on the decision variables. Constants are typically represented as linear equations or inequalities, equalities and inequalities that restrict the values the decision variables can take. They often represent limits on resources like labor hours, raw materials, etc. Our next components of linear programming problems are non-negativity constants. देखिए, in most linear programming problems, decision variables must be a non-negative. That is, they cannot take on negative values. देखिए क्या है ना कि डिसीजन मेकिंग जो भी कॉन्स्टेंट्स है ना, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो लीनियर क्योंकि जो डिसीजन जो होगा ना वो नेगेटिव वैल्यूज पर तो होगा नहीं, लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स है, ऊपर वाला जो पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट समझ रहे हैं कि भाई कम लेबर आवर में निकालना है, कम रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रोड्यूस करना है, या ऐसा कुछ करना है, कम कॉस्ट में निकालना है। लेकिन जो नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स है उसी पर ना हमारा डिसीजन होगा। नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स पे कैसे आप डिसीजन लीजिएगा? नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स रहेगा तो उसका वैल्यू भी नेगेटिव आएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इन मोस्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स डिसीजन वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। तो ये 4 पॉइंट हुआ। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज रिगार्डिंग की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये भी आपको आ सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि थ्योरी पार्ट को प्लीज आप पढ़िए, इसको याद कर लीजिए भाई। प्रैक्टिकल भले दिक्कत हो, नहीं बन पाए सम, लेकिन थ्योरी तो आएगा कम से कम, वो तो लिख पाएंगे। नाउ की कॉन्सेप्ट्स, फिजिबल रीजन, द सेट ऑफ, देखिए की कॉन्सेप्ट्स क्या है, feasible reason, the set of all possible solutions that satisfy all the constants। अभी मैंने क्या बताया, आपके पास में कम पेट्रोल है गाड़ी में, बाइक में, और आपको कदमा जाना है मानगो से, तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सा रास्ता है, ठीक है, और उसी में आपको जाना है और आना है, जो भी करना है, और कम समय भी है। तो कॉन्स्टेंट्स है, तो उसमें ऑल पॉसिबिलिटीज पे देखिए, आप बिष्टुपुर होकर के जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही तो इसमें डिसाइड किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग और में है क्या, और कुछ नहीं है। 4-5 ऑप्शन है और 4-5 ऑप्शन का कैलकुलेशन करके निकालिए भाई, ये करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, वो करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, वो करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, सबसे जो बेस्ट सुटेबल है उसको लीजिए और उसको डिसाइड कीजिए। दिस इज व्हाट we have to know by calculating in this subject. So feasible reason एक होना चाहिए, रीजनेबल चीज होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं। सो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, जितना तरह का सॉल्यूशन है ना सब पे विचार कीजिए, दैट सेटिस्फाई ऑल द कॉन्स्टेंट्स। आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स रिसोर्सेज है ना, उस कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज
में कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उस सबको विचार कीजिए. इट फॉर्म्स अ ज्योमेट्रिक शेप इन द स्पेस डिफाइंड बाय द decision variables. Now next point is optimization. The goal of linear programming is to find the optimal solution. आपको क्या करना है जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक निकालना है. ऑप्टिमम, जैसे मैंने बताया ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन गिव यू व्हाट? It will give you optimal solution, which is the point within the feasible region that either maximizes or minimizes the objective function. ये जो है ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो बताया है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ऐसा देखेंगे कि आप जो सोच रहे हैं ना कि कम लगेगा या कम लागत में हो जाएगा या ऐसा कुछ कैलकुलेशन से आ जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि हमको गाइड मिलेगा. मान चलेगा कि उल्टा भी हो सकता है, कम के बजाय वो कैलकुलेशन ज्यादा भी दिखा सकता है. तो इसलिए कहा जा रहा है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब हर तरह हर दृष्टिकोण से देखिए. द गोल ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग इज टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हिच इज द पॉइंट विद इन द फीजिबल रीजन दैट either maximizes or minimizes the objective function. Now let us see what are the steps in linear programming. The following are the steps. Number one step is formulate the problem. सबसे पहले आप जो है ना प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होगा आपको, ये सब स्टेप है. सो कैसे कीजिएगा प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट? डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉन्स्टेंट्स बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स. So formulate the problem. Steps in linear programming. Now formulate the problem. So define, first of all you have to define the objective function and the constant. आपका दोनों चीज देखना होगा, कितना कॉन्स्टेंट्स है, रिसोर्सेज का क्या कॉन्स्टेंट्स है, और आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो भी डिफाइंड होना चाहिए. और उसमें देखना चाहिए फिर आपको क्या तब प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, ये देखना होगा. तो ये पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप है identify decision variables. Determine the variables that need to be optimized. Now identify decision variables. अब देखिए वैसा वेरिएबल को आप आइडेंटिफाई कीजिए जो की फैक्टर है, डिसीजन लेने के लिए की फैक्टर है. ठीक है जी. अब जैसे मान लीजिए कि आपको अचानक से आ गया है, आपका कैपेसिटी है 1000 प्रोड्यूस करने का, लेकिन आ गया है आपको सपोज 1500 का ऑर्डर आ गया, तो क्या कीजिएगा? आप ऑर्डर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका 1000 का यूनिट का ही कैपेसिटी है. तो इसका दो ही तरीका है, या तो उस ऑर्डर को ले लीजिए या फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका कैपेसिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है. रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ लेबर, तो रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ लेबर नहीं, तो आप क्या कीजिएगा भाई? आइडियली तो आपको ऑर्डर ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर लीजिएगा तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी होगा ना. तो ऑर्डर ले लिया, अब आप लेबर नहीं है तो लेबर को आप ओवर टाइम दीजिए, ओवर टाइम करके कराइए, नया रिक्रूटमेंट कीजिए. ठीक है, काम करने का घंटा बढ़ा दीजिए, आप जो आवर जितना घंटा काम करवाते हैं उससे ज्यादा काम करवाइए, कुछ और लुक्रेटिव ऑफर दीजिए. ऐसे तो काम नहीं करेगा ना आपके एक्स्ट्रा. तो ये सब चीज देखना होगा. आइडेंटिफाइड डिसीजन मेकिंग वेरिएबल. तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन रेज किया अभी, इसमें कौन सा वेरिएबल पार्ट की फैक्टर है? की फैक्टर ये है कि हमारे को लेबर चाहिए ज्यादा, लेबर आवर्स ज्यादा चाहिए, तभी हम डेडलाइन को पूरा कर पाएंगे जल्दी से जल्दी. तो ये इसमें रॉ मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा, उसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है. रॉ मटेरियल लगेगा, अदर कॉस्टिंग लगेगा, ओवरहेड्स लगेगा, लेकिन हमारे पास लेबर का कमी है भाई. तो लेबर का कमी है, तो लेबर एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर हो गया इसमें. So determine that is what they are saying. Determine the variables that need to be optimized. तो इस केस में लेबर को ऑप्टिमाइज करना होगा, लेबर आवर्स को. अब कैसे कीजिएगा? एज ए मैनेजर यू हैव टू डू. नेक्स्ट इज सेटअप कॉन्स्टेंट्स. देखिए अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप्स है वो क्या है? ट्रांसलेट द लिमिटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस. जो आपके पास में लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशंस कह लीजिए, कॉन्स्टेंट्स कह लीजिए, या जो भी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, जो भी हिंड्रेंस है, उसको आप क्या कीजिए? ट्रांसलेट कीजिए. ट्रांसलेट का मतलब ये नहीं होता कि इन हिंदी से इंग्लिश में, मतलब होता है उसको आप उसको मतलब समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को
मैथमेटिकल इक्वेशन में लाइए। ठीक है, जैसे बिजनेस करते हैं, अकाउंट्स में खरीद बिक्री करते हैं, पैसा आता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट्स में बताते हैं कि इतना आना है, इतना जाना है, हिसाब बनाते हैं, बैलेंस शीट। वैसे ही ये जो प्रॉब्लम है ना कांस्टेंट का, तो इसको क्या स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, इसको मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस बनाइए और तब उसको बताइए कि तब उसको सॉल्व कीजिए उस चीज को। ठीक है, सो ट्रांसलेट द लिमिटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस। नेक्स्ट इज सॉल्व द एलपी मॉडल। अब लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मॉडल है, अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व कीजिए। सो यूज एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटेशनल टूल्स। कुछ कुछ टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को बनाते हैं। सो यूज द एल्गोरिदम एंड, जैसे कॉम्प्लेक्स मेथड है, वो भी एक क्या है, एल्गोरिदम है। So use the algorithm and computational tools to find the optimal solution. Optimal solution प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग एल्गोरिदम यूज करना होगा और कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज करना होगा। द सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड हमारा सिलेबस में भी है। सिंप्लेक्स मेथड क्या है, एक एल्गोरिदम है। एंड इंटीरियर पॉइंट मेथड्स आर कॉमन टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग एलपी प्रॉब्लम्स। So again, now this objective type questions may come in exam, that what are the two methods, uh, two com two commonly used methods or techniques for solving LP problems. So as a bright student, you must answer what. One is simplex method and another is interior point method. Simplex method and interior point method. Next point is interpret the solution. Once solved, अभी क्या है ना, वो जो आपने क्या किया, उसको आपने मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज और इक्वेशन में उसको ट्रांसलेट किया, किसको, कॉन्स्टेंट्स को या डिफिकल्टीज को या लिमिटेशंस को। अब उसको आपने सॉल्व कर दिया मैथ से। अब उसको मैथ वाला चीज सब तो नहीं समझेगा ना, उस चीज को आप जो है सो इंटरप्रेट कीजिए। सो इंटरप्रेट द वैल्यूज ऑफ डिसीजन variables to understand the optimal solution in the context of the original problem. अब ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है और आपने सॉल्व किया है, सॉल्व किया मैथमेटिकल इक्वेशन बना करके, अब मैथमेटिकल इक्वेशन को ऐसे समझाइए कि ताकि सब कोई समझ जाए, उसका वैल्यू के टर्म्स में समझाइए। So what are the steps in linear programming? The steps in linear, this is very important. I am telling you, this is very much important. Please memorize it. Now steps in linear programming are: formulate the problem, number one. Number two is identify decision variables. Number three is set up constants. Number four is solve the LP problem. LP matlab linear programming model. Then next is, last is interpret the solution. Please go to the next slide. Now let us see what are the applications of this linear programming. So क्या application क्या है, तो हमने बना लिया, मैथ से सॉल्व कर लिया, लेकिन क्यों, क्या जरूरत है इसका, ठीक है, कहाँ एप्लीकेशन। Linear programming is widely used in various fields, as I have already told you that economics, research, ये सब में, इंजीनियरिंग में, लेकिन देखिए कहाँ कहाँ पे होता है। ये भी आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या थ्योरी क्वेश्चन में, कि व्हाट आर द यूजेज भी आए, या एप्लीकेशंस ऑफ, और वेयर डू यू यूज, वेयर कैन इट बी यूज, द लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी यूज। तो ये आपको आंसर कर देना है जी। लीनियर प्रोग्रामिंग इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, operations research, manufacturing, telecommunications and more. Some common applications include, देख लीजिए कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है। प्रोडक्शन प्लानिंग, पहला क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग। सो डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल्स गिवन कॉन्स्टेंट्स ऑन रिसोर्स। अब प्रोडक्शन प्लानिंग में कैसे यूज होता है इसका, ये डिटरमाइन करने के लिए होता है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है या कांस्टेंट जो रिसोर्सेज है, उसमें आप अपना प्रोडक्शन लेवल को कैसे ऑप्टिमल लेवल तक आप उसको ले जा सकते हैं। सो प्रोडक्शन प्लानिंग, दैट इज डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल्स गिवन कांस्टेंट्स ऑन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन।
Now, allocating resources such as manpower, machines effectively. देखिए अब रिसोर्स तो है हमारे पास में, लेकिन उसको आप सही से यूज नहीं कीजिएगा। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, उसको यूज करना और मिसयूज करना। ठीक है, टैलेंट को मिसयूज करना कैसे? कुछ टैलेंट है जंप करने का, तो ट्रेन पे चढ़ के लोग रील बनाते हैं, तो दैट इज मिसयूज। उसको आप जाकर के एथलेटिक्स में जाके दिखाइए, तो देखिए क्या होता है, देश का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, जीवन बदल जाएगा। सो व्हाट दे आर सेइंग, एफिशिएंटली। नाउ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो है सच एज मैन पावर एंड मशीन्स, लेकिन एफिशिएंटली उसको यूज करना ताकि ऑप्टिमल उसका यूज हो पाए। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अभी मैंने बताया, एक एग्जांपल दिया ना मैंने कि मानगो से जाना है कदमा रंकनी मंदिर या कदमा गणेश पूजा मैदान, तो कैसे जाना है, किधर से जाना है? तो ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसपोर्ट रूट, आपका बिजनेस में कहां से रॉ मटेरियल्स कैसे सोर्स कीजिएगा और कहां से सोर्स कीजिएगा ताकि आपका कॉस्ट सेविंग हो, और आपका जो आपके यहाँ से जो माल शिप होगा, बाहर जाएगा, तो वो कैसे होगा, किस रूट से जाएगा, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क, एक ही एरिया में कितना सारा नेटवर्क बनाना है, या अलग अलग एरिया में बनाना है, या अलग अलग स्टेट में बनाना है, कैसे बनाना है, दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय अप्लाइंग द लीनियर प्रोग्रामिंग। नाउ फाइनेंस, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है फाइनेंस में? देखिए अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि 100 रुपया आपके पास है, 100 रुपया, सपोज 1 लाख रुपया है, ठीक है जी। अब 1 लाख रुपया को आपने लिया और ले जाकर के आपने क्या किया, सीधा डाल दिया आपने, लेट से स्टील मेकिंग कंपनी में डाल दिया आपने, ठीक है। 1 लाख रुपया है, अब आपने क्या किया, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, भूषण स्टील है, और कौन कौन सा, मोंगिया स्टील है, श्याम स्टील है, ये सब में आपने डाल दिया। 10-10 हजार करके 10 कंपनी में डाल दिया आपने। अचानक से ऐसा सरकार का कुछ डिसीजन हुआ, या वर्ल्ड लेवल पे, या क्रॉस द ग्लोब ऐसा हो गया ना, स्टील का डिमांड कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो आपको लगता है कि अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ? नहीं, योर इन्वेस्टमेंट, यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल नॉट इवन बी एबल टू रिकवर योर कॉस्ट। आपने जो 1 लाख लगाया है वो भी आपका हो सकता है कि 80 हजार हो जाए या 50 हजार हो जाए, क्योंकि मार्केट ठीक नहीं है, शेयर प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर एक वाइज मैन है, उसने क्या किया, 1 लाख रुपया है ना जी, तो उसको उसने क्या किया, 10 जगह लगाया उसने, ठीक है। 10 हजार उसने डाल दिया लेट से स्टील मेकिंग में, 10 हजार डाल दिया सीमेंट सेक्टर में, 10 हजार डाल दिया पेट्रोलियम में, ऑयल एंड गैस में, 10 हजार डाल दिया आईटी सेक्टर में, 10 हजार डाल दिया बैंकिंग सेक्टर में। इस तरह से डाल दिया उसने, 10 कंपनी में डाल दिया। अभी क्या है कि एक सेक्टर मान लीजिए कि खराब होता है, खराब परफॉर्म करता है, एक्चुअली एक सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं करता है ठीक से, तो दूसरा तीसरा चौथा तो करेगा। हर सेक्टर में मंदी आ जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो एक जगह का जो लॉस है ना आपका, वो दूसरा जगह से रिकवर हो जाएगा, बल्कि उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स व्हाट, एलोकेशन ऑफ योर एसेट्स, allocation of your assets into different class of into different class, allocation of your assets into different class of assets, and not putting the entire money in a particular state, in a particular asset. So this is what they are saying. Finance, now portfolio optimization and risk मैनेजमेंट, उससे क्या हो रहा है, आपको रिस्क भी मैनेज हो रहा है। अगर आप एक ही जगह डाल देते हैं, और कितना रिस्की है वो, रिस्की मतलब अगर डूब गया, वो सेक्टर खराब हो गया तो पूरा पैसा डूबा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सब जगह थोड़ा थोड़ा डाला है, तो रिस्क को हमने मिटिगेट कर दिया, रिस्क हमारा कम हो गया। नेक्स्ट इज मार्केटिंग, मीडिया सिलेक्शन एंड मार्केटिंग कैंपेन प्लानिंग। देखिए आजकल मार्केटिंग बहुत जरूरी है भाई, कुछ भी करते हैं ना आप, भले कीजिए आप कम, लेकिन दिखना चाहिए कि हाँ कर रहा है ज्यादा, वो चीज होना चाहिए। तो मीडिया सिलेक्शन, अभी आप कौन सा मीडिया को सिलेक्ट कीजिए। मीडिया सिलेक्शन मतलब हो गया प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, ये जो रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कहाँ दिखाना है, कहाँ क्या करना है, ठीक है, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई मीडिया।
तो ये सब है, यूट्यूब हो गया, वहां दिखाना है, कहाँ दिखाना, दैट सिलेक्शन हैज टू बी डन बाय यू। एंड कैंपेन प्लानिंग, कैंपेन होता है ना, कैंपेन करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, वही कैंपेन। So in summary, linear programming provides a powerful tool set for optimizing decisions in situations where constants are linear and objectives are defined. देखिए ये वहां पे, its applications are diverse and continue to expand as computational methods improve। तो देखिए इसमें जो है ना, जो चारों चीज जो है ना एप्लीकेशंस में, कहाँ कहाँ पे, जैसे सबसे पहले बताया कि फाइनेंस में, ऑपरेशंस में, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और ऑपरेशन रिसर्च, ये सब में है ही, ठीक है। लेकिन उसका कॉमन कुछ कुछ कॉमन एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ है, प्रोडक्शन प्लानिंग में है नंबर 1, रिसोर्स एलोकेशन में है नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है नंबर 3, फाइनेंस में है 4, मार्केटिंग में 5। ये पांचों पॉइंट आपको जरूर याद रखना चाहिए। और समरी में क्या कहा गया है, इट इज अ पावरफुल टूल सेट फॉर ऑप्टिमाइजिंग डिसीजंस। देखिए जहां पर कि ऑब्जेक्टिव जो है ना डिफाइंड है, ऑब्जेक्टिव पहले से मालूम है कि ये काम करना है, लेकिन रिसोर्सेज कम है, तो उस केस में ये आपका बहुत पावरफुल टूल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए इसका कुछ कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स भी बहुत, मैंने देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप भले प्रैक्टिकल सब नहीं कर पाइएगा, लेकिन ये सब सारा थ्योरी कम से कम याद कर लीजिए भाई, थ्योरी याद करना बहुत जरूरी है। सो कंपोनेंट्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दे मैक्सिमाइज CTX और मिनिमाइज CTX। CTX को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, सो ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। अब CTX क्या है देखते हैं इधर। हियर C is a vector of coefficients representing the objective function and X is a vector of decision variables। So C क्या हो गया, वेक्टर ऑफ कोएफिशिएंट्स, जो आप ग्राफ बनाते हैं ना वहां पर इसको आपको यूज करते हैं। तो C is a vector of coefficients representing the objective function and X is a vector of decision variables। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया पहला कंपोनेंट्स ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग में। 1 मिनट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So after the objective function, the next function comes is decision variables। पहले ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिया जी, उसके बाद डिसीजन लीजिए आप। डिसीजन क्या है, x इक्वल्स टू x विद इन ब्रैकेट x1 कॉमा x2 अप टू xn, n number of times x। So these are variables that need to be determined to optimize the objective functions। These are the variables that need to be, ये आपको डिटरमाइन करना होगा कि ऑप्टिमाइज की फंक्शन को, जो ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन किया ना पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, पहला जो इसके पहले जो स्लाइड था उसमें जो CTX को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो डिसीजन वेरिएबल्स है ना, सो दीज आर द वेरिएबल्स दैट नीड टू बी डिटरमाइंड टू ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये जो वेरिएबल्स है इसको डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स आपको एकदम याद रखना ही रखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल्स, देन कॉन्स्टेंट्स। AX is lesser than equal to BX and X is more than or greater than equal to 0। Here X is an MXN matrix of coefficients, B is a vector of constants, constants नहीं होगा, constants होगा, and X is greater than equal to 0 denotes that each decision variable Xi is non-negative। मैं फिर से पढ़ता हूँ, कांस्टेंट तीन तरह का हमने कंपोनेंट लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना तो कम से कम इसको डिफाइन भी कर दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन किया, फिर आप
वेरिएबल डिटरमाइन करना होगा डिसीजन लेने के लिए। अब आप देखना होगा कॉन्स्टेंट्स, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है ना, कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट मतलब समझ लीजिए कि कमी है, ठीक है, पर्याप्त अपर्याप्त है। तो हियर ए एक्स is lesser than equal to bx and x is greater than equal to 0. Here A is an mxn matrix of coefficients, B is a vector of constants, and x is greater than equal to 0 denotes that each decision variable xi is non-negative. ये हमने पढ़ा है ना, नॉन नेगेटिव, ये जो वेरिएबल है ना, इसके पहले जो हमने पढ़ा है 5-6 स्लाइड पहले जो पढ़ा है हमने, नॉन नेगेटिव होना चाहिए आपका वेरिएबल है। नेगेटिव वेरिएबल पर आप क्या डिसीजन लीजिएगा? नेगेटिव नेगेटिव वेरिएबल रहेगा तो नेगेटिव वैल्यू देगा, तो क्या डिसीजन लीजिएगा आप? तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हमारा वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेक द डिसीजन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। Now given these components, ये जो हमने components के बारे में बात किया है ना, 3 components, अब ये components पर जनरल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एन लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी रिटन एज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे इसमें क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, एंड मिनिमाइजेशन ऑल्सो, मिनिमाइजेशन ऑफ व्हाट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। इन बिजनेस टर्म्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, यही तो होता है बिजनेस में। So maximization problem, maximize CTX subject to AX lesser than equal to B and X is greater than equal to 0। and minimization में देखिए क्या है, वही चीज है, minimize CTX subject to AX lesser than B and AX greater than 0। explanation of terms, अब देखिए यहाँ पे CTX क्या है, जो CTX जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, CTX क्या है? तो CTX रिप्रेजेंट्स द लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, ऑब्जेक्टिव है, देन वेरिएबल है, ठीक है, देन डिसीजन है, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो ये जो पढ़ा है, तो CTX का मतलब हो गया, CTX रिप्रेजेंट्स द लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना, where C is a row vector of coefficient and X is a column vector of decision variable। तो X क्या हो गया जी? X हो गया कॉलम वेक्टर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स एंड C हो गया रो वेक्टर ऑफ कोएफिशिएंट। AX लेसर देन B का मतलब क्या है? AX lesser than B का मतलब है, it represents the system of linear inequalities। What it represents? It represents the system of linear inequality। linear equality मतलब constants, ठीक है। एक होता है इक्वालिटीज, एक होता है इनइक्वालिटीज। तो इक्वालिटीज मतलब तो ठीक है, चलिए ठीक हो गया, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, लेकिन ये लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना ही क्यों है? इसलिए तो पढ़ना है कि भैया कॉन्स्टेंट्स है, इनइक्वालिटीज है, ठीक है, इनइक्वालिटीज है तभी तो इक्वेशन बनेगा। तो इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी। तो ए एक्स लेसर देन इक्वल टू बी, ठीक है, represents the system of linear inequality that is constants, where A is an mxn matrix, X is a column vector of decision variables and B is a column vector of constants। Then X is greater than 0 or X is more than equal to 0 indicates that each decision variable मस्ट बी नॉन नेगेटिव। जो जिस वेरिएबल पर में डिसीजन लिया जाएगा ना, वो हमेशा उसका वैल्यू जो है ना नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव होना चाहिए वैल्यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको दे एग्जांपल।
मैक्सिमाइज 3x1 प्लस 2x2, ठीक है जी। उसका मल्टीप्लाइड मत पढ़िएगा, उसको मैंने टाइप किया है तो उसमें एक्चुअली वो छोटा वाला एक्स नहीं हो रहा था मेरे से, तो वही है वो। सो क्या है, कंसिडर द सिंपल एग्जांपल, मैक्सिमाइज 3x1, यू रीड इट 3x1 प्लस 2x2 subject to x1 plus 2x2 is lesser than equal to 4, 2x1 plus x2 is lesser than equal to 5, and x1 and x2 is greater than or more than equal to 0. Here ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, देखिए ऑब्जेक्टिव निकालना है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकालना है, एंड डिसीजन वेरिएबल निकालना, ये तीन चीज तो निकालना होता है, यही कंपोनेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग का। ये तीन चीज, कुछ क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं समझ में आएगा तो इतना जरूर लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट, कांस्टेंट, देन डिसीजन वेरिएबल्स। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स इक्वल टू सी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट को कैसे डिनोट करेंगे, सी से, इक्वल टू विद इन ब्रैकेट 3 2, ठीक है। देन कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स 1 2 एंड 2 1 हो जाएगा। मैट्रिक्स 1 2 एंड 2 मतलब ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ऊपर में 1 2 और इमीडिएटली उसके नीचे में 2 1, सो दैट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का साइन होता है, ठीक है। बड़ा सा ब्रैकेट बनाइए, पहले लिखिए विद इन ब्रैकेट लिखिए 1 2, और उसी विद इन ब्रैकेट ही 1 2 के नीचे लिखिए 2 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड वेक्टर में देखिए b इक्वल्स टू, अगेन मैट्रिक्स में है, ऊपर में 4 लिखिए, नीचे में 5 लिखिए। डिसीजन वेरिएबल्स x इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट x1 x2 ब्रैकेट क्लोज t, where x1 comma x2 is more than 0. This formulation captures the essence of a linear programming problem where we seek to optimize, maximize or minimize a linear objective function subject to linear constants. linear constant जो resources constants है ना, जो problems है, जो constants है, जो scarcity है, ठीक है, जो कमी है, limitations है, उसमें ये फॉर्मूला बैठा करके आप जो है सो बेस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Next thing is graphical method of solving linear programming problems. Okay, so let us see what are the graphical method. Now, owing to the importance of linear programming models in which, अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इक्वेशन वाला चीज, ये सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि मैथमेटिकल चीज है और इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। So, owing to the importance of linear programming models in various industries, many types of algorithms have been developed over the years to solve them. ठीक है, तो बहुत सारा आ गया है एल्गोरिदम और डेवलप किया गया है। Some famous mentions include the simplex method, देखिए simplex method बहुत important है भाई, the Hungarian approach and others. Here we are going to concentrate on one of the most basic methods to handle a linear programming problem, that is graphical method. तो ग्राफिकल मेथड से कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे वो इसमें बताएंगे हम लोग। सो इन प्रिंसिपल this method works for almost all different types of problems, but gets more and more difficult to solve when the number of decision variables and the constants increases. देखिए क्या कहा जा रहा है, in principle this method works for almost all different types of problems, सभी तरह का प्रॉब्लम के लिए ये काम करता है, बट गेट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है
सॉल्व करना है इसके लिए। व्हेन द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, जब डिसीजन वेरिएबल्स है ना, जिस वेरिएबल पर डिसाइड करना है आपको प्रॉब्लम को, एंड द कांस्टेंट्स, देखिए और कांस्टेंट्स भी, डिफिकल्टीज भी इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर we will illustrate it in a simple case, that is for two variables only. So let's get started with the graphical method. Next page, next slide please. Next thing is that graphical method. We'll first discuss the steps of the algorithm. देखिए अब एल्गोरिदम में क्या क्या स्टेप होता है ना, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एल्गोरिदम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, 10 मार्क्स, सिंपली 10 मार्क्स या 5 मार्क्स या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन what are the steps of the algorithm involved in the graphical method of linear programming. So पहला है formulate the LP, that is linear programming problem. सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कीजिए, ठीक है। अब मैथमेटिकली हमने पहले ही देख चुका है, तो सबसे पहला जो लिखना है स्टेप 1 फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Step 2 is construct a graph and plot the constant lines. अब आपको सबसे पहले तो आपने क्या किया जी, आपने फॉर्मुलेट द एलपी, आपने लीनियर प्रोग्रामिंग का एक प्रॉब्लम आपने बना लिया। फॉर्म क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना, कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ एंड प्लॉट द कांस्टेंट लाइंस। अब एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ नॉर्मली बना हुआ रहता है, मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो लेकिन एक्सेल में या सॉरी ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में आपको बनाना होगा। कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ एंड प्लॉट द कांस्टेंट लाइंस। तो ग्राफ बनाइए एंड कांस्टेंट लाइंस जो है वो बनाइए। द ग्राफ मस्ट बी कंस्ट्रूड इन n dimensions, n dimensions में बनाना है उसको, where n is the number of decision variables। n क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स होना चाहिए। डिसीजन वेरिएबल्स मतलब किस फैक्टर पर डिसीजन आपका डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। सो वेयर n is the number of decision variables. Now this should give you an idea about the complexity of this step if the number of decision variables increases. So this should give you an idea about the complexity of this step if the number of decision variables increases. Next is, one must know that one cannot imagine more than 3 dimensions anyway. 3 से ज्यादा dimensions, ठीक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। The constant lines can be constructed by joining the horizontal and vertical intercepts found from each constant equation. Step 3 is determine the valid side of each constant line. Determine the valid side of each constant line. This is used to determine the domain of the available space, which can result in a feasible solution. How to check? देखिए फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में हमने पहले पढ़ा है ना, कि आप जो भी सॉल्यूशन दीजिएगा ना वो होना चाहिए कि फिजिबल होना चाहिए। वही मैंने बताया कि हवा में बात करने वाला बात नहीं होना चाहिए। हाउ टू चेक? अ सिंपल मेथड इज टू पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन OO in the problem and determine whether the objective function takes on a physical solution or not. If yes, then the side of the constant lines on which the origin lies is valid side, otherwise it lies on the opposite side. देखिए मुझे लग रहा है कि आपको ये स्लाइड समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं इसको फिर से एक बार पढ़ूंगा। So now step 2 is construct a graph and plot the constant. सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना होगा और एक कांस्टेंट लाइन बनाना होगा, कांस्टेंट लाइन। द ग्राफ मस्ट बी कंस्ट्रूड इन n डायमेंशंस, ठीक है। ग्राफ कैसा होना चाहिए, n डायमेंशंस, वेयर n इज द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। n क्या होगा, नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, वैसा वेरिएबल जिसपे कि आपका डिसीजन निर्भर होने जा रहा है, ठीक है। उसी कंपोनेंट्स पे आपका डिसीजन होगा।
This should give you an idea about the complexity of this step. इससे आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया. इफ द नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल जो है इंक्रीज होता है तो one must know that one cannot imagine more than 3 dimensions anyway. 3 से ज्यादा dimensions आप जो है सो नहीं इमेजिन कर सकते हैं. The constant lines can be constructed by, अब एक constant line बनाना होगा, constant line बनाना होगा कैसे? Joining the horizontal and vertical intercepts found from each constant equation. तो ये हो गया हमारा step 2. Step 3 क्या है जी? Determine the valid side of each constant line. Constant line का एक valid side जो है ना वो determine करना होगा आपको. This is used to determine the domain of the available space, which can result in feasible solution. How to check? A simple method is to put the coordinates of the origin OO in the problem and determine whether the objective function takes on a physical solution or not. If yes, then the side of the constant lines on which the origin lies is the valid side, otherwise it lies on the opposite side. Okay, next slide please. Next is step 4. Step 4 क्या है? Identify the feasible solution region. अब feasible solution region उसमें आपको उस ग्राफ में find out करना है. The feasible solution region on the graph is the one which is satisfied by all the constant. तो feasible क्या है? जहां पे कि सारा पॉइंट जाकर के मीट कर जाता है. Region on the graph is the one which is, feasible point क्या है? Solution region on the graph is the one which is satisfied by all the constants. जहां पे कि सारा constants जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, वही तो आपका वो हो गया फिजिबल सॉल्यूशन हो गया. नाउ इट could be viewed as the intersection of the valid regions. It could be viewed as the intersection of the valid regions. Intersection आपने पढ़ा होगा statistics में. Of each constant line as well. It could be viewed as the intersection of the valid regions of each constant line as well. Choosing any point in this area would result in a valid solution for our objective function. So इस एरिया में आप कोई भी पॉइंट आप चूज कर लेते हैं तो इट वुड रिजल्ट. नेक्स्ट इज स्टेप 5. सो स्टेप 5 क्या है हमारा? स्टेप 5 है प्लॉट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑन द ग्राफ. अब जो ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, उसको आप प्लॉटिंग कीजिए ग्राफ पे. सो इट विल क्लियरली बी स्ट्रेट लाइन. कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. सिंस इट विल क्लियरली बी स्ट्रेट लाइन. सिंस वी आर डीलिंग विद लीनियर इक्वेशंस हियर, वन मस्ट बी श्योर to draw it differently from the constant lines. So one must be sure to draw it differently from the constant lines to avoid confusion. Now choose the constant value in the equation of the objective function randomly just to make it clearly distinguishable. अब आपको देखिए, एक बार आपने चूज कर लिया constant value in the equation, ठीक है, तो अब आपको जो है ना क्या, वन मस्ट बी श्योर टू ड्रॉ इट डिफरेंटली फ्रॉम द कांस्टेंट लाइंस टू अवॉइड कंफ्यूजन. कोई कंफ्यूजन तो आपको डिफरेंटली वो ड्रॉ करना होगा. एंड चूज द कांस्टेंट वैल्यू. अब आपको कांस्टेंट वैल्यू भी चूज करना होगा इन द इक्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. वो आपको रैंडमली चूज करना होगा जस्ट टू मेक इट क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल. अब जो प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. The next slide is find the optimum point. अब आपको ऑप्टिमम, आपने ये सब सारा कर लिया, अब आपको ऑप्टिमम पॉइंट ढूंढना है उसमें. सो ऑप्टिमम पॉइंट क्या है जी? An optimum point
is always lies on one of the corners of the feasible region. So optimum point जो है ना always lies on one of the corners of the feasible region. How to find it? Place a ruler on the graph sheet parallel to the objective function. Be sure to keep the orientation of this ruler fixed in space. Okay, I just want to take 2 minutes break, then I will continue this optimum points.